अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चाणक्य है लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बट एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ और एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश ग्रामर और पेडागोजी की कामयाब सीरीज के बाद इंग्लिश लिटरेचर की हमने लेक्चर सीरीज का आगाज किया है और आज का ये लेक्चर उसी सिलसिले की कड़ी है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एफपीएससी, पीपीएससी, एजे के पीएससी, बीपीएससी, एसपीएससी किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अगर आप इंग्लिश लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह दिस लेक्चर सीरीज विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है। प्रीवियस टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था ग्रीक लिटरेचर को और आज हम डिस्कस करेंगे जियोफ्री चौसर को। और जियोफ्री चौसर के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि चौसर के इंट्रोडक्शन से, इसकी लाइफ एंड वर्क से या प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल से 2 से 3 नंबर का जो पेपर है वो ऑलमोस्ट हर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू जियोफ्री चौसर। सबसे पहले मेरा बेटा अगर हम बात कर लें कि हु इज चौसर, तो चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। और अगर इसकी डेट ऑफ बर्थ की बात कर ले, व्हेन चौसर वाज बोर्न, जियोफ्री चौसर वाज बोर्न बिटवीन 1340 टू 1342। ये कुछ जो हिस्टोरियंस हैं, कुछ जो बुक्स हैं, वहां पे इसकी डेट ऑफ बर्थ 1340 है और कुछ जगह पर 1342 है। और अगर पेपर में इस तरह का एमसीक्यूज आता है तो इन दोनों में से एक ईयर वहां पे मेंशन होता है और वही आप लोग जो है टिक करेंगे। डेट ऑफ डेथ बहरहाल जो है वो सारे हिस्टोरियंस के यहां सेम है और वो है 1400। और अगर हम चौसर के फादर की बात, चौसर वाज बोर्न इन लंदन एंड हिज फादर वाज अ वाइन मर्चेंट। अब चौसर का ऑलरेडी मैंने बताया कि ही वाज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और चौसर की अगर हम बात करें उसके प्रोफेशन के हवाले से तो पोएट के साथ साथ चौसर जो है ही वाज अ सिविल सर्वेंट। और 14th सेंचुरी का जो सेकंड पार्ट था, जो सेकंड हाफ था, उसमें डिफरेंट प्लेसेस पे चौसर ने जो जॉब की, जैसे हम बात कर ले 14th सेंचुरी टू द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एज अ कॉर्टियर, डिप्लोमेट एंड सिविल सर्वेंट। तो ये उसका प्रोफेशन था। और इसके साथ मेरा बेटा अब हम बात कर लेते हैं चौसर के लिटरेरी कैरियर की। अगर चौसर के लिटरेरी कैरियर की बात करें तो चौसर का जो वर्क है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। और अगर इन 3 पार्ट्स की बात करें तो इसमें मेरा बेटा हम फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड की, लेकिन उससे पहले साथ में आपको यह भी बताता चलूं कि चौसर जो है वो 3 जो यहां पे किंग्स थे उनके ड्यूरेशन में चौसर रहा। अब चौसर लिव ड्यूरिंग एडवर्ड थर्ड। यहां पे बेटे ये पेपर में क्वेश्चन, ये मैंने इसलिए स्लाइड ऐड किया कि पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चौसर लिव ड्यूरिंग एडवर्ड थर्ड और उसके बाद रिचर्ड 2 और हेनरी 4। तो एडवर्ड थर्ड का जो इरा है वो मेरा बेटा 1327 टू 1377, देन रिचर्ड द सेकंड का 1377 टू 1399 और हेनरी 4 का 1399 टू 1413। अब चौसर जो है ही डाइड इन 1400। तो चौसर ने मेरा बेटा ये 3 जो डिफरेंट किंग्स हैं इनके ड्यूरेशन में चौसर रहा। तो he was died in 1400 and he was buried in Westminster Abbey. Chaucer is buried in Westminster Abbey, now known as the Poets Corner. Westminster Abbey को Poets Corner बोलते हैं and he was the first poet to be buried there. और ड्राइडन ने चौसर के बारे में कहा, आपने अक्सर सुना होगा कि चौसर is known as father of English poetry। तो यहां पे बेटे याद रखेगा कि who said। अब यहां पे कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है ना, कुछ जगह पे ड्राइडन लिखा हुआ है, कुछ जगह पे मैकडोनाल्ड लिखा हुआ है। तो ड्राइडन सेड दैट चौसर वाज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम क्वेश्चन है कि हु सेड दैट चौसर वाज अ पोएट ऑफ फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं यहां पे, ये भी आप देख लें कि he was the first national poet of England. Who was the first national poet of England? Geoffrey Chaucer. इसके बाद Dryden said about him, here is God's plenty. ये अक्सर कोट किया जाता है। अब यहाँ पे ड्राइडन ने चौसर के बारे में कहा कि here is God's plenty। तो चौसर का मेरा बेटा जो चौसर का आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन था और उसके अंदर उसने वो जो पूरी सोसाइटी को दिखाया और इतने जो वर्सटाइल कैरेक्टर्स दिखाए, उनके बिहेवियर्स दिखाए, तो उस हवाले से ड्राइडन ने चौसर
चौसर के बारे में कहा, हियर इज गॉड्स प्लेंटी और अ रफ डायमंड एंड मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड बिफोर शाइन। तो ये भी ड्राइडन ने चौसर के बारे में कहा, और चौसर को ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी बोला जाता है। चौसर इज कॉल्ड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। नॉवल क्योंकि बेटे जो है वो मिड 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, न्यू जॉनरा है, लेकिन चौसर के कुछ वर्क्स की बेस पे उसको फादर ऑफ इंग्लिश, ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बोला जाता है। ही इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग्स, इसको मेरा बेटा मॉर्निंग स्टार्स ऑफ इंग्लिश सॉन्ग बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश पोएट्री को प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो चौसर ने दी। और एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां, तो चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग्स भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार्स ऑफ रेनेसां भी बोलते हैं, ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं, और इसके अलावा फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी बोलते हैं। बाकी यहां पे हमने डिस्कस किया कि ड्राइडन ने चौसर के बारे में क्या क्या कहा। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटे, तो यहां पे आप देख लें जी कि ही इज द फर्स्ट वन टू यूज ओटावा राइमा। ओटावा राइमा मेरा बेटा सबसे पहले चौसर ने यूज की, और कब कहां पे यूज की, द बुक ऑफ डचेस में। और ओटावा राइमा जो है एक्चुअली मेरा बेटा इसका जो ओरिजिन है वो इटालियन है, और ये 8 नहीं, ये मेरा बेटा 8 लाइंस का स्टैंजा होता है और 10 सिलेबल होते हैं। और उसके बाद सबसे पहले ओटावा राइमा चौसर ने यूज किया। ही फर्स्ट यूज्ड हीरोइक कपलेट इन द लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन, वेयर चौसर यूज्ड हीरोइक कपलेट तो लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन में, और ओटावा राइमा जो है वो बुक ऑफ डचेस में। और हीरोइक कपलेट की अगर हम बात कर ले तो 10 सिलेबल लाइन राइमिंग इन कपलेट्स, और इसको डेका सिलेबल कपलेट भी बोलते हैं। उसके बाद आप देख लें जी, ही फर्स्ट यूज्ड राइम रॉयल इन ट्रायलस एंड क्रेसेड। ये चौसर का जो वर्क है ना मेरा बेटा ट्रायलस एंड क्रेसेड, इसकी बेस पे चौसर को ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बोला जाता है। अरेंज्ड इन 7 लाइन स्टैंजा, और उन 7 लाइन स्टैंजा का जो पैटर्न था ए बी बी सी सी। उसके बाद सम क्रिटिक्स कंसिडर ट्रायलस एंड क्रेसेड चौसर्स फाइनेस्ट वर्क, ग्रेटर इवन देन फॉर मोर वाइडली रेड कैंटरबरी टेल्स। चौसर्स ट्रायलस एंड क्रेसेडा इज कॉल्ड नॉवल इन वर्स। ये मेरा बेटा देखिए, अब 14th सेंचुरी के अंदर नॉवल नहीं था, तो चौसर का जो वर्क था ट्रायलस एंड क्रेसेड, उसकी बेस पे उसको बोला जाता है नॉवल इन वर्स, और उसी की बेस पे चौसर को बोला जाता है ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। इसी तरह से हम आगे चलते हैं बेटे, तो इसमें आप देखेंगे कि एडमंड स्पेंसर इन हिज फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर ने अपनी फेरी क्वीन में, और फेरी क्वीन की अगर बात कर लें तो मेरा बेटा फेरी क्वीन जो है वो एलेग्री है, और एडमंड स्पेंसर ने अपनी फेरी क्वीन में चौसर के बारे में कहा है, चौसर वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, अनडिफाइल्ड यानी प्योर, चौसर को उसने प्योर पोइट बोला है, किसने, एडमंड स्पेंसर ने। और एडमंड स्पेंसर को हम सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोलते हैं। उसके बाद अल्बर्ट कार्ल चौसर द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स एंड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां। तो अल्बर्ट ने चौसर को जो है वो अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स बोला है, क्योंकि चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है ये बाद में भी मेरा बेटा मॉडर्न एज में भी लिखी गई, और चौसर ने कैंटरबरी टेल्स में जिस तरह से रियलिज्म को यूज किया, जिस तरह से सिटायर को यूज किया, और जिस तरह से कैरेक्टर्स के थ्रू पूरी की पूरी सोसाइटी को दिखाया, तो वो बड़ी एक इनोवेटिव चीज थी। चौसर देन देख लें जी, चौसर इज द अर्लीस्ट मॉडर्न्स, और ये मेरा बेटा आप देखें कि अर्लीस्ट ग्रेट मॉडर्न्स और अर्लीस्ट मॉडर्न, ये मैथ्यू आर्नल्ड ने इसके बारे में बोला। इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। पहले मैंने आपको बताया कि चौसर को हम इंग्लिश नॉवल का ग्रैंडफादर बोलते हैं, ये कहा किसने था, जीके चेस्टर ने। ये मेरा बेटा इंपॉर्टेंट लाइंस जो है ये आपने याद रखनी है। हियर इज गॉड प्लेंटी, ये किसने बोला था, ड्राइडन ने बोला था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी चौसर के वर्क पे। चौसर का जो लिटरेरी कैरियर है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। चौसर के वर्क्स के वो 3 पार्ट्स हम देखते हैं। पहला जो पार्ट है वो फ्रेंच पीरियड है 1359 टू 1372। अब यहां से 2 एमसीक्यूज बन सकते हैं मेरा बेटा कि चौसर्स फर्स्ट पार्ट इज फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश आर नन ऑफ दीज। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रेंच, और फ्रेंच पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो 1359 टू 1372 है। सेकेंड वन इज
Italian period 1372 to 1385 और थर्ड वन इज इंग्लिश पीरियड 1386 टू 1400 और थर्ड पीरियड में जो है वो चौसर ने प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स लिखी। अब फ्रेंच पीरियड को देख लें जी आप 1359 टू 1372, तो यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम चौसर ट्रांसलेटेड रोमन डे ला रोज, ये फेमस वर्क था इस एज में चौसर का। चौसर ने ट्रांसलेट किया इस बुक को रोमन डे ला रोज, अ फ्रेंच पोएम रिटन ड्यूरिंग द 1200। अब ये जो है ये 12th सेंचुरी के एंड पे लिखी गई रोमन डे ला रोज, तो चौसर ने अपने फ्रेंच पीरियड में इस पोएम को ट्रांसलेट किया। उसके बाद ही आल्सो रोट हिज बुक ऑफ डचेस, तो चौसर ने अपनी जो बुक ऑफ डचेस है वो भी इस टाइम स्पैन में लिखी। एंड एलगिक पोएम दैट शेयर्ड मच विद कंटेम्परेरी फ्रेंच पोएट्री ऑफ द टाइम बट आल्सो डिपार्टेड फ्रॉम द पोएट्री इन इंपॉर्टेंट वेज। और उसके बाद चौसर एक्सटेंसिव रीडिंग ऑफ लैटिन पोएट्स सच एज बर्थेस आल्सो इन्फ्लुएंस्ड हिज ओन वर्क। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच मास्टर्स। अब यहाँ पे फ्रेंच जो मास्टर्स है मेरा बेटा, ये एमसीक्यूज के हवाले से आप याद रखेंगे एज ग्लेम अच्छा, और उसके बाद जेन जिमा, और उसके बाद जो है ग्लेम डी लॉरेस। और उसके बाद आप देख लें जी कि यहां पे द रिमाउंट ऑफ द रोज वाज रिटन इन 1360। दिस बुक वाज ऑलमोस्ट ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ फ्रेंच वर्क। रोमन डे ला रोज का ये ट्रांसलेशन थी और रोमन डे ला रोज जो है वो लिखी थी जेन जिमॉन एंड ग्लेम डी लॉरेस ने। और उसके बाद आप देख लें इन द सेकंड फ्रेगमेंट ऑफ द नरेटर इज एबल टू किस द रोज, यहां पे ये जो है ये इसकी बुक की ये रोमांस द रोज की समरी है, यहां पे इसका क्रक्स है। और उसके बाद देखें जी पोएम कब लिखी गई 316 में, एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ, इसके थीम्स क्या थे, लव, डिजायर एंड द परस्यूट्स ऑफ हैप्पीनेस थ्रू ड्रीम्स, विजन ऑफ अ यंग मैन सीकिंग अ रोज। द थर्ड फ्रेगमेंट ऑफ द ट्रांसलेशन टेक्स अप पोएम 5000 lines. After the second fragment ends and its beginning, the god of love is planning to attack the foster of jealousy with his barons। और नेक्स्ट मेरा बेटा आप देखिए ये क्रक्स था 360 में लिखी गई और ये मेरा बेटा फ्रेंच जो पोएम थी रोमन डे ला रोज, तो ये रिमाउंट ऑफ रोज जो है चौसर ने उसको ट्रांसलेट किया। द बुक ऑफ डचेस देख लें, ये चौसर ने लिखी 369 में। दिस बुक वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ द डचेस ब्लांच। डचेस ब्लांच की जो डेथ है इस पर ये लिखी। और यहां पे ये देख लें जी हु वाज द वाइफ ऑफ जॉन गर्ट, और ये वाइफ किसकी थी, डचेस ऑफ ब्लांच जो है जॉन गर्ट की। शी वाज बिलोंग्स टू लैनचेस्टर। दिस बुक इज एन एलिजी। एलिजी वो होती है मेरा बेटा जो किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाती है। दिस बुक वाज एन एलिजी एंड एलेग्री इन नेचर। इट कंप्राइजेस 1300 लाइंस। तो द बुक ऑफ डचेस जो है कब लिखी चौसर ने, 369 में। और ये मेरा बेटा किसके ऊपर लिखी, डचेस ब्लांच के ऊपर। और इस बुक की जो टाइप है, फॉर्म है, वो एलिजी और एलेग्री थी। और इसके बाद इसकी जो लाइंस है वो कितनी थी, 1300 लाइंस। और इस बुक में जो इसने राइम स्कीम यूज की वो ओटावा राइमा। और इसके बाद ही फियर्स ही विल डाई ऑफ हिज इंसोमिनिया, सो ही आस्क्ड अ सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ बुक टू read which he calls a romance, a medieval European genre of literature often about knights and their adventures and romances। और इसमें बेटा देख लें the narrator or the speaker of the poem figures that if a god helps I first sleep and dream, maybe a god would do the same for him। He sends prayer to the gods, he will reward them with the most luxurious gold painted bed chamber with a bed of the finest down if they will help him। यहां पे बेटे एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि प्रीवियस जो वर्क हमने बात की इसमें प्रीवियस स्लाइड में ये जो बात हमने की द रोमांस ऑफ द रोज की, इसका सिर्फ आपको ईयर पता होना चाहिए। ये ओरिजिनली बुक जो है वो किस बुक की ट्रांसलेशन थी और जो ओरिजिनल बुक थी वो किसने लिखी थी। और इस बुक में मेरा बेटा ये बुक लिखी चौसर ने, ये कब लिखी थी। और उसके बाद सेकंड बुक ऑफ डचेस जो है ये कब लिखी गई। बाकी इसकी समरी अगर आपको ना भी पता हो तो पेपर में कभी इससे रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं आया। ये बुक कब लिखी गई। उसके बाद मेरा बेटा इस बुक की जो है वो टाइप, ये किसकी डेथ पे चौसर ने लिखी थी, इसकी टाइप क्या थी और इसमें जो राइम स्कीम है वो चौसर ने क्या यूज की थी। उसके बाद मेरा बेटा देख ले सम ऑफ द अदर वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर, इस पीरियड के मेरा बेटा कुछ अदर वर्क्स
द एबीसी इज रिटन इन 8 लाइन स्टैंजा। तो चौसर का बेटा वर्क एबीसी और उसके बाद कंप्लीट इनटू पिटी। चौसर हैज यूज्ड फर्स्ट टाइम अ 7 लाइन स्टैंजा नोन एज राइम रॉयल इन दिस वर्क। तो राइम रॉयल जो है वो 7 लाइन स्टैंजा है और चौसर ने अपने किस वर्क के अंदर यूज किया? चौसर ने मेरा बेटा कंप्लीट इनटू पिटी में यूज किया। और द कंप्लेंट ऑफ मार्स, ये चौसर का वर्क था। अब आ जाते हैं जिसके सेकंड पीरियड पे। तो चौसर का जो सेकंड पीरियड था वो इटालियन पीरियड था। इटालियन पीरियड स्टार्ट होता है 1372 से और ये एंड होता है 1385 में। इन 1372 चौसर हैज बीन टू इटली एंड केम इन पर्सनल कांटेक्ट विद दांते, पेट्रार्क एंड बोccaccio। चौसर के ऊपर मेरा बेटा इन तीनों राइटर्स का बड़ा इंफ्लुएंस था, दांते, पेट्रार्क और बोccaccio का। और चौसर की राइटिंग्स के अंदर जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पाई जाती है और चौसर को हम जो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा बोलते हैं उसके पीछे भी यही रीजंस है। दिस पीरियड सिग्निफिकेंटली शेप्ड हिज राइटिंग स्टाइल एंड थीम एंड शो डीपर नैरेटिव स्ट्रक्चर। द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर ट्रायलस एंड क्रेसड और उसके बाद द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द हाउस ऑफ फेम एंड द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो ये मेरा बेटा जो चौसर के वर्क्स है ना, इनमें से 2 दफा पेपर में के एक तो ये कि who has written the House of Fowls और सॉरी House of Fame और Parliament of Fowls, इन दोनों किताबों के बारे में पूछा जा चुका है। और एक दफा पेपर जो है पेपर में Legends of Good Women का जो ऑथर है, जो राइटर है, वो कौन है। इसके बाद आ जाते हैं जी ट्रायलस एंड क्रेसड। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि चौसर को इस मतलब जो बुक है इसको बोला जाता है नॉवल इन द फॉर्म ऑफ वर्स और ऑन द बेसिस ऑफ दिस बुक चौसर को ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बोला जाता है। इट इज अ ट्रेजिक वर्स रोमांस बाय जॉफरी चौसर कंपोज्ड इन द 1380s। तो ये कब चौसर ने लिखी? 1380s में। और इसमें आप देख लें जी एंड कंसिडर्ड बाय सम क्रिटिक्स टू बी हिज फाइनेस्ट वर्क। इस वर्क को मेरा बेटा कुछ लोग जो है वो कुछ क्रिटिक्स जो है वो इस तरह से रेट करते हैं कि इवन इट इज द फाइनेस्ट वर्क, इट इज द फाइनेस्ट वर्क इवन बेटर देन चौसर्स प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल। दिस पीरियड स्पैनिंग रफली फ्रॉम 1372 टू 1385 saw Chaucer's exposure to Italian authors like Dante, Petrarch and especially Boccaccio, leading to the significant stylistic and thematic shift in his writing। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौसर जो है वो किन इटालियन राइटर से इन्फ्लुएंस था? तो उसमें दांते है, पेट्रार्क है और बोccaccio है। और ये वो लोग थे मेरा बेटा जो रेनेसा की मूवमेंट है उसके पायनियर्स थे। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो डिस्पाइट हर प्रॉमिस टू रिटर्न शी इज लव्ड बाय द ग्रीक वॉरियर। अच्छा, यहाँ पे ये ट्रायलस एंड क्रेसड जो है इसके हवाले से मेरा बेटा इसके कुछ थीम्स यहाँ पे दिए और इसके बाद जो है इसमें ट्रायलस एंड क्रेसड आर यूजुअली कंसिडर्ड टू बी द कोर्टली रोमांस। इसको ट्रायलस एंड क्रेसड जो है इसको मेरा बेटा हम कोर्टली रोमांस भी बोलते हैं। ऑल्दो द जेनरिक क्लासिफिकेशन इज एन एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट डिबेट मोस्ट मिडल इंग्लिश लिटरेचर। और उसके बाद मेरा बेटा आप देखें जी पार्लियामेंट ऑफ फाउल, इसका नेक्स्ट वर्क जो है इट इज A 699 lines poem in Rhyme Royal by Geoffrey Chaucer। आपको पोएम्स मेरा बेटा आपको जो वर्क्स में डिस्कस कर रहा हूं वो पता होने चाहिए कि भाई फ्रेंच पीरियड में उसने लिखे थे, इटालियन पीरियड में या इंग्लिश पीरियड में, फिर पता हो ईयर उनका कौन सा था, फिर पता हो मेरा बेटा कि उनकी टाइप क्या थी, फिर पता हो कि उनकी लाइंस कितनी थी और फिर पता हो मेरा बेटा कि उनमें उसकी जो राइम स्कीम है वो किसको फॉलो किया था। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, इट इज अ 699 लाइंस पोएम इन रॉयल बाय Geoffrey Chaucer written in 380 to 90 compose the tradition of French romance, the narrator fell asleep। ये आगे मेरा बेटा इसकी जो समरी आ गई इसको आप देख लेंगे। उसके बाद हाउस ऑफ फेम 380 में लिखी गई। इट वाज रिटन आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ दांते के इन्फ्लुएंस पे, दांते का जो इन्फ्लुएंस था इसके ऊपर चौसर के ऊपर, इट हैज रिजेम्बलेंस टू दांतेस डिवाइन कॉमेडी। अब यहाँ पे बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौसर का कौन सा वर्क है जो रिजेंबल करता है दांते की डिवाइन कॉमेडी से? तो हाउस ऑफ फेम है। कुछ लोगों को क्योंकि पता ही कैंटरबरी टेल का होता है तो वो कैंटरबरी टेल टिक कर देते हैं। ये एक दफा पीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। और उसके बाद जी इसमें देख लें कि द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन,
Legend of Good Women, 1385. It is written on Queen Bohemu's bidding, who asked him to write a Good Women. Much of his poem is devoted to the first use of the heroic couplet by Chaucer to retell the lyrical form, the tragic love stories of Cleopatra or Phililla or Phyllis and Hypermnestra. और उसके बाद आप देख लेंगे in the prologue, the god of love is angry at Chaucer for writing about so many women who betray men. Penance, Chaucer is instructed to write about good women. It aims to defend and celebrate the faithfulness and virtue of women in classical literature. तो ये जो है, ये द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, इसको लिखने का पर्पस क्या था, इसमें चौसर ने कितनी विमेन्स का जिक्र किया, विमेन का जिक्र किया, ये सारा आप देखेंगे। और उसके बाद द प्रोलॉग, और इसके प्रोलॉग के हवाले से द प्रोलॉग इज नोटवर्दी फॉर द डिलाइटफुल ह्यूमर ऑफ द नरेटर्स, सेल्फ मॉकरी एंड फॉर द पैसेज इन प्रेज ऑफ बुक एंड स्प्रिंग। और लास्ट वन जो चौसर का पीरियड है बेटे, वो है इंग्लिश पीरियड 1386 टू 1400। 1387 में चौसर ने जो है वो कैंटरबरी टेल्स लिखना शुरू कर दी थी। अब यहां पे देख लीजिए, द फेमस वर्क ऑफ हिज पीरियड इज कैंटरबरी टेल्स व्हिच वाज रिटन आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोकेशियस डिकैमरॉन। अब यहां पे मेरा बेटा कैंटरबरी टेल्स जो है वो किससे इंस्पायर होकर लिखी, किसका इन्फ्लुएंस था चौसर पे, बोकेशियो का। और इसके बाद देखिए जी, द जनरल प्लान ऑफ कैंटरबरी टेल्स इज टेकन फ्रॉम बोकेशियस डिकैमरॉन। और कहां से लिया गया, जो आइडिया है इसका प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स का, बोकेशियो के डिकैमरॉन से। इन कैंटरबरी टेल्स पिलग्रिम्स कुड बी सीन गोइंग टू द थॉमस बेकेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब यहां पे मेरा बेटा जो वो पिलग्रिम्स हैं इसके, वो कहां पर जा रहे हैं, वो श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट। और ये मेरा बेटा लिखी गई अप्रैल के मंथ में। ही गेव पेन पिक्चर ऑफ 21 पिलग्रिम्स, ये क्लियरली जो है वो 21, वैसे 30 जो करेक्टर्स हैं टोटली इसके। अब यहां पे मैं आपको बता दूं बेटे कि चौसर का जो प्लान था वो था टू राइट 120 स्टोरीज। 30 पिलग्रिम्स थे और ये डिसाइड हुआ था, वो जो टबर्ड इन के अंदर जो होस्ट था हैरी बेले, उसने ये सजेस्ट किया कि हर जो पिलग्रिम है 2 स्टोरीज जाते हुए सुनाएगा, 2 वापसी पे सुनाएगा। तो इस तरह से चौसर का जो एक्चुअल प्लान था वो 120 स्टोरीज लिखने का था, लेकिन चौसर ने 24 स्टोरीज लिखी, जिनमें 22 कंप्लीट थी और 2 जो है वो इनकम्प्लीट थी। दिस पीरियड इज इंग्लिश हिस्ट्री सिग्निफिकेंट फॉर द राइज ऑफ इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज, लार्जली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ जोफ्री चौसर। अब मेरा बेटा अगर हम बात कर लें इस हवाले से, चौसर के हवाले से, तो चौसर के आप देखें कि ये, मैं अगर सारे पॉइंट्स का, इसका पूरे लेक्चर का क्रक्स आपको बताऊं, व्हेन चौसर वाज बोर्न, उसके बाद मेरा बेटा आप देखेंगे चौसर इज नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। उसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसने बोला, ड्राइडन ने बोला। और उसके अलावा फिर चौसर ने जो 3 डिफरेंट किंग्स हैं जिनके ड्यूरेशन में चौसर रहा, उसके बाद चौसर के बारे में जो फेमस सेइंग्स हैं, हमने ये देखा कि ड्राइडन ने चौसर के बारे में क्या कहा, और उसके अलावा जो डिफरेंट क्रिटिक्स हैं उन्होंने चौसर के बारे में क्या कहा। और उसके बाद हमने देखा कि चौसर के वर्क को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 पीरियड्स में। सबसे पहला फ्रेंच पीरियड में वो किन फ्रेंच राइटर से इन्फ्लुएंस था, कौन कौन से उसने वर्क्स लिखे, उन वर्क्स की टाइप्स क्या थी, उनके अंदर राइम स्कीम किस तरह की यूज की। और उसके बाद मेरा बेटा हम देखें कि चौसर का जो इटालियन पीरियड है उनमें चौसर किन किन से इंस्पायर था, जैसे हमने बात की बोकेशियो की, दांते की, पेट्रार्क की। और उसके बाद हमने देखा थर्ड पीरियड जो है वो उसका इंग्लिश पीरियड था, जिसमें चौसर ने 1386 टू 1400, और वहां पे उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क था वो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल था। कैंटरबरी टेल में हमने कहा कि भाई इसकी प्रोलॉग के अंदर जो है वो 858 लाइंस है, और अगर इसकी टेल्स की बात करें तो 17,000 लाइंस है। इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो 30 कैरेक्टर्स है। और इसके अलावा इसके अंदर टेक्निक की बात करें तो चौसर ने सेटायर को, रियलिज्म को यूज किया है, और इसके अलावा बेटे हम बात कर लें तो चौसर का जो प्लान था वो 120 स्टोरीज लिखने का था, और चौसर एक्चुअली जो अपनी डेथ तक लिख पाया वो 24 स्टोरीज। तो होप सो मेरा बेटा कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम वो पॉइंट्स जिस राइटर को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस वर्क को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके हवाले से क्रिटिक्स की जो फेमस सेइंग्स हैं उनको हम डिस्कस करें, और उसके हवाले से पास्ट पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज आए हुए हैं उनके पॉइंट्स को डिस्कस करें। और उसके अलावा जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, पेपर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, वो भी मैं कोशिश करता हूं कि शेयर करूं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।